नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष का हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके शिक्षण बिंदु द्विवेदी युग को लेकर उपस्थित हैं। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की जो 5वीं और अंतिम इकाई है उसमें हमने विद्यार्थियों भारतेंदु युग के बारे में अध्ययन किया। आज हम द्विवेदी युग के बारे में चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग का जो नामकरण है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। हिंदी कविता को रीतिकालीन प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त कर उसे आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों से जोड़ने का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दिया जाता है। उन्होंने कविता को जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर उन्मुख किया। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में, जो कि 1903 से 20 तक रहे, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य जगत को अनेक रूपों में प्रभावित किया। उन्होंने हिंदी गद्य का संस्कार, परिष्कार एवं परिमार्जन किया। साथ ही लेखकों को उनकी कमियों से भी अवगत करवाया। भाषा की व्याकरणिक जो भूलें हैं उनको सुधार कर उन्होंने भाषा का परिष्कार किया। वाक्य गठन में भी वे शुद्धता के ही पक्षपाती रहे। कवि कर्तव्य जैसे निबंध लिखकर कवियों को भाषा, शैली, छंद योजना, विषय वस्तु संबंधी अनेक निर्देश उन्होंने दिए। विराम चिन्हों का सूत्रपात भी द्विवेदी जी के प्रयासों से ही हुआ। उनका सबसे बड़ा योगदान खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि गद्य एवं पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, स्वदेश अभिमान, समाज सुधार, आदर्शवाद, नैतिकता, नव जागरण के स्वर इनकी कविता में अधिक मुखर हुए हैं। इस काल के कवियों में देखें तो मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे के अतिरिक्त अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथुराम शर्मा, राय देवी प्रसाद पूर्ण, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय प्रमुख थे। गुप्त का साकेत और हरिओद जी का प्रिय प्रवास इस काल के 2 महाकाव्य हैं। द्विवेदी जी ने विद्यार्थियों नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति, समाज सुधार पर अधिक और विशेष बल दिया। वे काव्य में अश्लीलता के घोर विरोधी थे और श्रृंगार के मर्यादित चित्रण के ही समर्थक थे। भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के वे प्रबल समर्थक थे। वे परंपरागत छंदों के साथ साथ संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग करने के भी पक्षधर थे और यही कारण है कि इस काल में संस्कृत वर्णवृत्तों में काव्य पर रचना है वो प्रचुर मात्रा में हुई है। अब हम विद्यार्थियों आगे यदि द्विवेदी काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखें तो हम उन्हें विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत बांट सकते हैं। यदि अलग अलग बिंदुओं में हम उनका अध्ययन करें तो पहला बिंदु है, इस काल के काव्य की जो पहली विशेषता है वो है राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युगीन कवियों ने देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखकर स्वतंत्रता के प्रति भारतीय जनमानस में चेतना जागृत करने का प्रयास किया। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। वे कहते हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वर नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान। नाथुराम
शर्मा शंकर ने अपनी निम्न पंक्तियों में देश पर प्राण न्यौछावर करने की भी प्रेरणा दी है। वे कहते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। भारतेंदु युग में लिखी जाने वाली राज प्रशस्तियाँ अब द्विवेदी युग में दिखाई नहीं पड़ती। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय भावना का स्वर है, प्रखर है। उनके द्वारा रचित भारत भारती को देशभक्तिपूर्ण कविताओं के कारण ही तो अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। दूसरी विशेषता इस काल के कवियों की जो काव्य की रही है वह है इतिवृत्तात्मकता। रीतिकालीन कविता में मुक्तक शैली की प्रधानता थी, जो श्रृंगारी रचनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। यही मुक्तक शैली भारतेंदु युगीन कविताओं में प्रयुक्त होती रही। द्विवेदी युग में आकर श्रृंगार पर अंकुश लग गया और मुक्तक रचना में कमी आई। अब जिसे इतिवृत्त या कथा कहते हैं उस पर अधिक बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं परिमाण में अधिक लिखी जाने लगी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं देखें, साकेत, जयदत्त व्रत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर आदि प्रबंध काव्य की ही रचनाएं हैं। और इसी प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास में इतिवृत्तात्मकता का परिचय दिया है। राम नरेश त्रिपाठी कृत जो रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, स्वप्न, काल्पनिक कथायुक्त, ये भी खंड काव्य ही हैं। अगली विशेषता की तरफ बढ़े तो तीसरी विशेषता इस काल के काव्य की है, वह है आदर्शवाद एवं नैतिकता। आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उनके काव्य में आदर्श एवं नैतिकता के वे प्रबल समर्थक थे। उन्होंने निराला द्वारा रचित जो जूही की कली नामक कविता है उसको सरस्वती में प्रकाशित करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि उसमें अश्लीलता है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज से प्रेरित एवं प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने ब्रह्मचर्य, नैतिकता, आदर्शवाद, कर्तव्यपरायणता, आत्मगौरव को काव्य में बढ़ावा दिया। प्रेम और संग्रह की वैसी युक्तियाँ जो रीतिकाल में दिखाई देती है, अब द्विवेदी युगीन कविता में रंच मात्र भी नहीं है। रीतिकाल में राधा कृष्ण श्रृंगार के आलम्बन है, जबकि द्विवेदी युग में आकर उनका स्वरूप ही बदल गया है। प्रिय प्रवास की जो राधा है वह लोक सेविका एवं समाज से सरोकार रखने वाली आदर्श नारी दिखाई पड़ती है। अगली विशेषता की तरफ बढ़े तो वह है प्रकृति का चित्रण। द्विवेदी युग में रीतिकालीन परिपाटी पर प्रकृति चित्रण नहीं किया गया। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उनका जो काव्य है, उनके काव्य में प्रकृति की रम्य झांकी हमें उपलब्ध होती है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा का मनमोहक चित्रण किया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अपने महाकाव्य प्रिय प्रवास में प्रकृति की मनोहारी छटा अंकित की है। वे कहते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं तो अगली विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युगीन काव्य को सुधारवादी काव्य भी कहा जाता है। इन कवियों ने अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक रूढ़ियाँ आदि को अपनी कविता का विषय बनाया। भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के चित्रण के साथ साथ वर्तमान जो भारत की दयनीय दशा है उस पर भी आंसू बहाए। नारी की दयनीय दशा का चित्रण है गुप्त जी करते हुए अत्यंत ही मार्मिक शब्दों में कहते हैं,
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। धर्म के ठेकेदारों पर भी करारा व्यंग्य करते हुए नाथूराम शर्मा शंकर ने कहा है कि ठेके पर लेकर वैतरणी देकर दाढ़ी मूछ, मरों को पार उतारूंगा किसी से कभी न हारूंगा। अगली विशेषता है अनुवाद की प्रवृत्ति। द्विवेदी युगीन काल के जो कवि हैं, इन कवियों ने मौलिक रचनाओं के साथ साथ श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद भी किए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने माइकेल मधुसूदन के 2 बंगला काव्यों मेघनाद वध और विरहिणी ब्रजांगना का काव्य अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद है, वह एकांतवासी योगी के नाम से, तथा ट्रैवलर के डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है ऊजड़ ग्राम नाम से किया। अगली विशेषता देखते हैं तो वह है काव्य रूपों की विविधता। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्य एवं खंड काव्य अधिक लिखे गए हैं। प्रगीतात्मक मुक्तकों की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई थी। छायावादी युग में जो प्रगीत अधिक लिखे गए, उस प्रवृत्ति का जो सूत्रपात है वह द्विवेदी युग में ही हो गया था। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कुकवि कीर्तन तथा रामचरित उपाध्याय कृत कन्हैया कविताओं में प्रगीतात्मक मुक्तक शैली हमें दिखाई देती है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, वह है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। काव्य भाषा के रूप में इस काल के कवियों ने ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। श्रीधर पाठक तथा हरिओद जैसे कवि जो पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, उन्होंने द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली में काव्य रचना की। यद्यपि बाद में लिखी गई कविताओं ने सिद्ध किया कि खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः उपयुक्त है। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में विशेष योगदान दिया था। अगली और अंतिम विशेषता देखते हैं, वह है छंद वैविध्य। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध में कवियों को यह परामर्श दिया था कि काव्य में पुराने छंदों के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग भी वे करें। वंशस्थ, शिखरिणी, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित, ताटंक, लावनी जैसे छंदों का प्रयोग है द्विवेदी योगिन कवियों ने कुशलता के साथ किया। हरिओद जी ने प्रिय प्रवास की जो रचना है संस्कृत के वर्णिक छंदों में की, जबकि कुछ अन्य कवियों ने उर्दू में प्रयुक्त छंदों को भी अपनाया। हिंदी काव्य को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता और जड़ता से प्रगति की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काव्य भाषा के पद पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में भी इन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार आज हमने द्विवेदी युगीन काव्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।